कई बार पूछते हैं हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, सर हमें प्रिपरेशन को सही तरीके से कैसे शुरू करना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन जैसे आता है एक्यूरेट वे टू रीच लबासना, लबासना अगर हमें पहुंचना है सर तो एक्यूरेट वे क्या है, सही रास्ता हमारा क्या है। तो खुद जो है वो चीफ सेक्रेटरी ने एक इंपॉर्टेंट बात कराई और सबसे पहले उन्होंने एक बात कही, यू हैव टू अंडरस्टैंड सिलेबस। सिलेबस तो एक होता है सिलेबस को रीड करना, लोगों को लगता है कि सिलेबस को रीड कर लिया तो इसका मतलब है कि हमें काफी कुछ समझ में आ गया। एक होता है सिलेबस एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है कि जो चीज हमें बताई गई है उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना, राइट, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो सिलेबस एनालिसिस होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो यहीं से हमारी तैयारी की शुरुआत होती है। बहुत लंबा इन्होंने व्याख्यान 3 चीजों पे दिया, बहुत एक पूरा चैप्टर इन्होंने डेडिकेट किया और ये सभी मैं लगातार हमेशा कहता हूं कि यूपीएससी के 4 स्टेप आपको फॉलो ही करने पड़ेंगे। पहला, आपको सबसे पहले सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बार बार उसको पढ़ना है और उसको छोटे छोटे पॉइंट्स में तोड़ना है कि जो कहा गया है वो क्या है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सिलेबस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहला तो पार्ट ये हो गया कि आपने देखा होगा कि एक आईएएस ऑफिसर को लाइफ में कितनी अलग अलग तरह की चैलेंजेस को डील करना पड़ता है। तो यूपीएससी बेसिकली अगर केवल ब्रिलियंट स्टूडेंट को चाहिए होता है तो वो, मैंने बार बार ये बोला, यूनिवर्सिटी से उठा लेती, उन्हें क्या जरूरत थी इतना लंबा एग्जाम देने की, और हर तरह के लोगों के लिए एक समान एग्जाम क्यों करती। तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए वो क्या करते हैं, वो आपसे क्या पूछना चाहते हैं ये वो लैंग्वेज सिलेबस में देते हैं कि मुझे आपसे ये रिक्वायरमेंट है। तो सिलेबस को बिना समझे, कई बार मैंने देखा बच्चे सीधे किताबें लेते हैं, इंटरनेट पे जाए और बोले किताबों की लिस्ट उठाई, वहां से किताबें खरीद ली, ऑर्डर करके मंगा लिया, बट उन्हें नहीं पता होता कि क्या पढ़ना है इसमें से, और इसको पढ़ने के साथ साथ क्या पढ़ने के साथ साथ इसका पर्पस ऑफ स्टडी क्या है। पर्पस ऑफ स्टडी, जो एनालिसिस की मैं बात कर रहा हूं, पर्पस ऑफ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर्पस ऑफ स्टडी, किसी भी चीज को पढ़ने का जो उद्देश्य होता है वो सब कुछ तय कर देता है। मैं इसको क्यों पढ़ रहा हूं, पर्पस ये तय करता है हाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस बुक। तो सिलेबस हमें पर्पस बताता है कि हमें कैसे अपनी स्टडी को करना है, हमारा बेसिक फंडामेंटल क्या है इसमें। क्लियर हुआ। तो इन्होंने कहा कि सिलेबस एनालिसिस फर्स्ट स्टेप। दूसरा, इन्होंने कहा कि प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप उसको थॉरोली रीड नहीं करते हैं तो वो आपके लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन का नेचर क्या है। तीसरा, उन्होंने कहा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, जैसे कि उसमें स्मार्ट नोट्स बनाना है। आप चूंकि इतनी किताबों को बार बार नहीं पढ़ सकते तो आपको स्मार्ट नोट्स बनाना आना चाहिए कि आप इसको स्मार्टली कम से कम वर्ड में, जैसे LWMI हम लोग सिखाते हैं, नोट आर्ट सिखाते हैं, तो उसके साथ। और चौथा वो कहते हैं मोस्ट, सबसे ज्यादा उन्होंने एम्फेसिस किया आंसर राइटिंग, यानी आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और आश्चर्यजनक रूप से इन चारों में से जो हमारे ज्यादातर स्टूडेंट हैं वो चारों स्टेप फॉलो नहीं करते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर बोलता है अरे अभी हमें क्या, हम जब पढ़ लेंगे तब हम प्रीवियस ईयर पेपर पे, तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा हमें क्या पढ़ना है इसमें। सिलेबस अरे कोई बहुत जरूरी नहीं है, वो ठीक है, हम सिलेबस हमारे टीचर पूरा करा देंगे, हम देख लेंगे उसको। क्वेश्चन अरे हमें अभी तो हमने पढ़ना शुरू ही नहीं किया तो हम क्वेश्चन क्यों अटेम्प्ट करें। तो इससे क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा एक दिक्कत क्रिएट हो जाती है। तो आज मैं 2 चीजें आपसे करने जा रहा हूं। ये जो श्रृंखला हम शुरू कर रहे हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वो पहले अवेयर हो कि सिलेबस क्या है, सिलेबस की लैंग्वेज क्या है। दूसरा, इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन कैसे पूछा, और इस बार का पेपर स्पेशली मैं सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि इस बार के पेपर में बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न है। इस बार का पेपर बहुत ज्यादा ट्विस्टिंग पेपर कहा गया, मतलब जिन बच्चों ने मेंस दिया भी उनको भी बहुत ज्यादा जो है गुगली का सामना करना पड़ा। तो इस बार का पेपर आपको समझ में आएगा कि देखो सिलेबस से यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है। और जो मैंने अभी आपको एक पर्पस यानी उद्देश्य शब्द का इस्तेमाल किया, अब आपको समझ में आएगा कि एक सिलेबस एनालिसिस में उद्देश्य को समझना कितना ज्यादा जरूरी होता है। क्लियर है, रेडी। सिलेबस एनालिसिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो मेंस का सिलेबस होता है। क्लियर है, मेंस का सिलेबस। अब मेंस के सिलेबस की कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं, अब जरा ध्यान से समझिएगा। मेंस इसलिए क्योंकि प्री का सिलेबस सिर्फ 7 लाइनों में दिया हुआ है। मेंस का सिलेबस 1000 मार्क्स का, जीएस के अगर सिलेबस की बात करें तो 1000 मार्क्स का यह सेगमेंट होता है और यही आपकी पूरी कुंडली तय करता है। प्री के मार्क्स फाइनल रिजल्ट में नहीं जोड़े जाते, आपको पता होगा, सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए होता है। लेकिन जो मेंस का सिलेबस होता है वो बेसिकली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। राइट। तो मेंस के सिलेबस को समझने में हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी और इसी पे हमारा रिजल्ट डिफाइन करता है। इसी का ही ओरिएंटेशन आगे एक्सटेंडेड पार्ट आपके इंटरव्यू में बहुत ज्यादा काम आता है, जो आप यहां पर अपनी पूरी नॉलेज गेन करते हैं। तो जीएस के जो है वो 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, 2, 3 और 4, सभी 250-250 मार्क्स के होते हैं। हर पेपर में कई पार्ट होते हैं, जैसे पेपर 1 हो गया तो पेपर 1 के 3 पार्ट होते हैं, हिस्ट्री,
सोशल इश्यूज जिसे भारतीय समाज कहते हैं, और तीसरा हमारा हिस्सा हो गया जिसे हम लोग भूगोल कहते हैं। तो एक बार एक ब्रीफ ले लेते हैं और इसमें से मैं पॉइंट निकालता हूं कि बेसिकली क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। और इस बार का पेपर मेरा ज्यादा ओरिएंटेशन रहेगा कि इस बार के इस सिलेबस को इस बार के पेपर के साथ मैच कराऊंगा और अपनी बात को प्रूव करूंगा कि पर्पस जो होता है अगर वो तुम सिलेबस में समझ गए तो तुम्हारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। रेडी? तो अगर आप रेडी हैं तो ये जो क्लासेस हैं वो आपकी लाइफ का एक डायमेंशन तय कर, कहते हैं जिसको सिलेबस पे कमांड है, क्वेश्चंस पे कमांड है, उसके लिए 50% काम अपने आप आसान हो जाता है। अब जरा बात करते हैं कि हम सबसे पहले जनरल स्टडीज पेपर 1 में आते हैं। ठीक है, जनरल स्टडीज पेपर 1 में तो हम सबसे पहले आज जो बात करेंगे वो हम हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जब हम हिस्ट्री के सिलेबस में आते हैं तो क्या होता है कि सिलेबस का जो नाम रखा गया है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो कि सिलेबस का नाम क्या है। ठीक है, सिलेबस का नाम क्या है? सिलेबस के बारे में कहता है कि भारतीय विरासत और संस्कृति, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, तो पहला क्वेश्चन आना चाहिए पर्पस जानने का, मुझे ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, मुझे ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, इसके अंदर आया कि हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, तो संसार का इतिहास और आर्ट एंड कल्चर, ये सबसे दो डोमिनेंट स्ट्रक्चर होते हैं। देखो इसके कई एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट होता है कि इस पूरी विकास की जर्नी में जब हम इतिहास में अपनी जो है डेवलपमेंटल जर्नी करते हैं तो हम क्या होता है कि विभिन्न चीजें सीखते हैं और विभिन्न चीजें प्रदर्शित करते हैं, यानी वी लर्न लॉट ऑफ थिंग्स एंड हम डेमोन्स्ट्रेट उसको करते हैं, कभी अपने आर्किटेक्चर फॉर्म में, कभी अपने मूर्ति कलाओं के माध्यम से, कभी स्कल्पचर्स के माध्यम से, जो हम ये बात डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। यानी ये इंसान, ये पूरा इतिहास क्या है, इंसानियत की जर्नी तो है। हम किसका इतिहास पढ़ते हैं? कभी हमने बंदरों का इतिहास पढ़ा, कभी हमने जिराफ का इतिहास पढ़ा? नहीं, हमारा इतिहास क्या है? हम भारतीय इतिहास में या विश्व के इतिहास में हम इंसानों की जर्नी पढ़ रहे हैं और इंसान अपनी जर्नी में बहुत कुछ सीखता है। तो फर्स्ट थिंग इज हमारा लर्निंग प्रोसेस क्या रहा। हम पिरामिड बना रहे हैं तो हम उससे लर्न, आज भी हम सबसे ज्यादा रिसर्च उसी पे कर रहे हैं कि कैसे हमारे एंसेस्टर्स ने इतना बड़ा पिरामिड बनाया, इतना जो है कैसे पिरामिड का हमें आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ पिरामिड निकालने की मैथमेटिक्स हमें कहां से मिली, इतने भारी भारी पत्थर जो है ग्रेविटी के अगेंस्ट वहां तक कैसे पहुंचे। तो ये क्या होता है, दैट इज अवर जर्नी। तो हमारी इंसानियत की जो सीखने की जर्नी है वो हम पहले उसको जानने की कोशिश करते हैं। आर्ट एंड कल्चर का ये बेसिक पर्पस होता है और हमारे पास जो उपलब्ध ज्ञान है वो हमें न सिर्फ अपने गौरव से जोड़ता है, साथ ही साथ हम अपने भविष्य के लिए भी नई नई चीजें सीखते हैं और नई नई चीजें बनाते रहते हैं। पहला, आर्ट एंड कल्चर का एक दूसरा भी पर्पस होता है। आर्ट एंड कल्चर का एक दूसरा पर्पस होता है, कौन सा समाज आर्ट एंड कल्चर को प्रोत्साहित करेगा। हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम एंशिएंट टाइम में, मेडाइवल टाइम में, मॉडर्न टाइम में हम आर्ट एंड कल्चर क्यों पढ़ते हैं। कला और संस्कृति क्या होता है? कला और संस्कृति किसी भी समाज का एक प्रतिरूप होता है। इट इज अ रिप्लिकेशन ऑफ द दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। उस समय का जो समाज होता है उसका एक रिप्लिकेशन होता है। अब आप अंदाजा लगाओ, कोई वॉर टॉर्न कंट्री है, मतलब जहां पर युद्ध हो रहा है, भयानक जो है वो समाज, राजा अच्छा नहीं है, ठीक है, टैक्सेशन बहुत ज्यादा है, क्या कभी भी उस तरह के राज्य में आर्ट एंड कल्चर डेवलप हो सकता है? कभी नहीं। क्या साहित्य, संगीत, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, क्या ये कभी डेवलप हो सकता है? कभी नहीं। अगर तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, क्योंकि इतिहास में हर चीज आपको नहीं पढ़नी है। आप आईएएस बनने जा रहे हो, आप हिस्टोरियन बनने नहीं जा रहे हो। ये डिफरेंस अगर तुम समझ पाओगे तो किताबें तुम्हारा बहुत कम समय में तुम्हारा साथ देना शुरू कर देंगी। नहीं कर पाओगे तो फिर विपिन चंद्रा, इसके बाद फलाना चंद्रा, या पढ़ते रहोगे और इसमें जो है थकान आती रहेगी। अब अगर मैं तुमसे बात करूं तो यहां पर हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप है कि आर्ट एंड कल्चर के माध्यम से, मेरी बात को ध्यान से समझना और इसको जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करना, कि आर्ट एंड कल्चर के माध्यम से जो हमारा सेगमेंट होता है, यहां हम बेसिकली ये करते हैं, हम ये देखते हैं कि उस समय का समाज कैसा था। तो एक समृद्ध समाज जो होता है, एक समृद्ध जो शासन होता है यानी रूलिंग जो होती है, एक अच्छी इकोनॉमी जो होती है, वो एक सोसाइटी में प्रॉस्पेरिटी लेकर आती, समृद्धता लेकर आती। और समृद्ध समाज जो होता है वही आर्ट एंड कल्चर को प्रॉस्परस करता है। अरे तुम्हारे पास खाने को नहीं है, तुम कबीलों के रूप में हो, तुम्हारी जीवन शैली बिल्कुल जो है रोज तुम्हारे युद्ध हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, तो कौन तुम जाकर जो है कौन मूर्तियां बनवाएगा, कौन जो है मंदिर बनवाएगा, कौन वास्तु बनवाएगा? कभी नहीं हो सकता। वहां तो सब ध्वंस हो जाएगा। तो अगर भारतीय संस्कृति के बारे में अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात करूं, तो अगर भारतीय संस्कृति के बारे में अगर हम ये दिखाई पड़ता है कि हमारे पास आर्ट एंड कल्चर की विविधता है, बुद्ध की मूर्तियों में ही, मूर्ति कलाओं में इतना विविधता है, मथुरा शैली, गंधार शैली, इंडो बैक्ट्रियाई शैली, तो हमारे पास शैलियों की बड़ी विविधता है, भरूच शैली। तो इसका सीधा सा मतलब है कि बुद्धिज्म जो है वो बहुत प्रॉस्परस हुआ एक समय पे, और अलग अलग जो है वो लोगों ने इसको अलग अलग रूपों में अपनाया और अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया। अगर हमारे पास नागर शैली, वासर शैली, हमारे पास इतने तरह की संगीत, कर्नाटक संगीत, हिंदुस्तानी संगीत, हमारे पास इतने संगीत के घराने,
हमारे पास इतनी नृत्य शैलियां, इतने वाद्य यंत्र, ये इतनी हस्तशिल्प, ये सब हमारे पास तभी होगा जब हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा शांत है, हमारे पास एक अच्छी रूलिंग है, हमारे पास एक अच्छी इकोनॉमी है, लोगों का पेट भरा हुआ है, तब हम ये आर्ट एंड कल्चर को क्या करते हैं, प्रॉस्परस करते हैं। तो कई बार आपको ये दुनिया को बताना पड़ता है कि हम हिंदुस्तानी, जिस तरह से तुम कह रहे हो कि हम गुलाम थे, ये थे, हम गरीब थे, नहीं, हमारे पास हमारा आर्ट एंड कल्चर देखो। तुम्हारे पास अंदाजा है कि आर्ट एंड कल्चर बनाने के लिए हमारे पास कितनी प्रॉस्पेरिटी रही होगी, कितनी टेक्नोलॉजी रही होगी। तुम्हें क्या लगता है टेक्नोलॉजी क्या कभी जो है वो कभी कबीलों में जन्म ले सकती? नहीं, टेक्नोलॉजी के लिए प्रॉपर जो है उस तरह के थिंकर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, उस तरह का अध्ययन करने वाली जो है वो हमारे पास ऐसे सेंटर्स होंगे हमारे पास जो स्टडीज करते हैं, तब जाकर जो है वो आर्ट एंड कल्चर डेवलप होता है। तो आर्ट एंड कल्चर किसी भी सोसाइटी की प्रॉस्पेरिटी को शो करता है, और हमारा काम है कि हम अपने अतीत की उन धरोहरों को सजो कर रखें। एक रीजन हो गया। दूसरा और एक बहुत बड़ी बात है, यूपीएससी अपने सिलेबस में, याद रखना, इस पॉइंट को लिख लेना और इस पॉइंट को याद रखना, यूपीएससी क्या हिस्ट्री में सब कुछ पूछेगा? मतलब इतिहास में एक बीए करता हुआ लड़का, एमए करता हुआ लड़का और आईएएस की पढ़ाई करता हुआ लड़का, दोनों क्या सेम तरह से पढ़ेंगे? नहीं। यूपीएससी का सिलेबस एक बहुत बड़ा खास सिलेबस है। आप कौन बनने जा रहे हैं? आप सिविल सेवक बनने जा रहे हैं। यह सिलेबस ही तैयार करता है कि आपका पर्पस क्या है। याद रखिएगा, आप किसी कॉलेज का एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं। क्लियर है? जो बात अब मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत बड़ा रहस्य, और मैं अपने पेपर के साथ इसको जस्टिफाई करूंगा। तो बेसिकली सिलेबस में मुझे क्या पढ़ना है, अब जो बात कहने जा रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीएससी का सिलेबस आपको अधिकारी बनाने के लिए है। आप एक क्या करोगे? ब्यूरोक्रेटिक अधिकारी, यानी नौकरशाह बनने जा रहे हो। आप जो है वो पब्लिक सर्वेंट बनने जा रहे हो। इस कंडीशन में वो तुमसे क्या चाहते हैं? तो पब्लिक सर्वेंट के रूप में तुम क्या करोगे? अगर तुमने मेरा वेबिनार देखा होगा तो तुम एजेंट ऑफ चेंज बनोगे। क्या कहा आलोक रंजन साहब ने? कि एजेंट ऑफ चेंज, यानी परिवर्तन की बिंदुओं के रूप में तुम परिवर्तित होगे। तो एजेंट ऑफ चेंज क्या करता है? समाज में परिवर्तन लेकर आता है। भारतीय इतिहास जब आप पढ़ने जा रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री, तो जहां जहां, चाहे विश्व इतिहास हो चाहे भारतीय इतिहास हो, जहां जहां हमें टर्न अराउंड, परिवर्तन के बिंदु दिखाई पड़ते हैं, जहां जहां हमें इतिहास में परिवर्तन के बिंदु दिखाई पड़ते हैं, वेयर वी फाइंड द पॉइंट ऑफ चेंज इन आवर हिस्ट्री, वही यूपीएससी का सिलेबस में है, वही यूपीएससी के सिलेबस में है। यही चीज तुम्हें जोड़ता है। चाहे तुम पेपर 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, जहां जहां जिन चीजों से, जिन घटनाओं से, जिन जो है वो इवेंट्स के अगर हमें पॉइंट ऑफ चेंज दिखाई पड़ता है, यानी कि समय की धारा में हमें एक परिवर्तन दिखाई पड़ता है, और स्पेशली हमें सकारात्मक परिवर्तन दिखाई पड़ता है, हमें पॉजिटिव चेंज दिखाई पड़ता है, वही यूपीएससी का सिलेबस है। इतिहास में अगर जाते तो मौर्य वंश के बारे में हमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक पहली बार भारत में अखंड भारत की नींव रखी जाती है। भारत का विस्तार वहां से बहुत दूर तक होता है। शिक्षा हो गया, राजनीति हो गया, शासन व्यवस्था हो गया, सभा हो गया, समितियां हो गया, हमें वहां दिखाई पड़ता है। हमें आर्ट एंड कल्चर क्या दिखाता है? हमें एक चेंज दिखाता है कि हमारी समाज इतना प्रॉस्परस हो चुका है कि हमारे यहां साइंस, टेक्नोलॉजी, हमारे यहां इकोनॉमी, हमारे यहां लोगों की जागरूकता इतनी ज्यादा हो गई कि हम अच्छे अच्छे आर्ट एंड कल्चर को डेवलप कर पा रहे हैं। तो भारत में जब जब बहुत बड़े पॉइंट ऑफ चेंज हुए हैं तो वो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। जैसे हम मेडाइवल टाइम में आते हैं तो मेडाइवल टाइम में बहुत सी घटनाएं होती हैं। कभी नहीं पूछा अकबर द्वितीय के बारे में, फलाना के बारे में। क्या पूछता है? भक्ति काल पूछ रहा है। आगे चलकर जब हम जाते हैं तो जब मॉडर्न टाइम शुरू होता है तो हम आर्य समाज के बारे में बात कर रहे होते हैं, हम भक्ति जो समाज के बारे में बात कर रहे हैं, हम धर्म सुधारों के बारे में बात कर। क्यों? सुधार का मतलब होता है जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सनेस आ गई थी, एक जड़ता आ गई थी, उसमें एक नया परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। हाँ या ना? तो ये क्या था? ये जो भक्ति मूवमेंट थे, सूफी मूवमेंट थे, आगे चलकर आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ठीक है, ये सब क्या थे? एक परिवर्तन का बिंदु, यानी कि रटी रटाई पद्धति से निकलकर एक नई परिपाटी, एक नए मेथड को जन्म देने की जो कला होती है, द मेथड टू जनरेट अ न्यू मेथड, जो एक न्यू रास्ता जो हमारा होता है, न्यू वे जो होता है, वही हमारा क्या होता है? वही हमारा परिवर्तन का बिंदु होता है। क्योंकि आपको भी किसी रटे रटाए मेथड पे नहीं चलना है। अगर आप वेबिनार में थे तो आपको पता चल गया होगा कि वहां पर आपको एक नए तरीके से निर्णय लेना होता है, आपको नया तरीका खोजना होता है। उस डीएम ने क्या किया? वो डीएम ने चिट्ठियां लिखी पर्सनली, एक नया पैंजट तक, किसी किताब में नहीं दिया था। तो इतिहास तुम्हारा जितना भी सिलेबस है, इंडियन सोसाइटी का सिलेबस, ज्योग्राफी का सिलेबस, एनवायरमेंट का सिलेबस, कॉन्स्टिट्यूशन का बेस सिलेबस, आईआर का सिलेबस, जहां जहां भारत को, इस बात को याद रखिएगा, जहां जहां भारत और विश्व की घटनाओं में एक मोड़ हमें दिखाई पड़ता है, वही यूपीएससी का सिलेबस है, वही यूपीएससी का सिलेबस है। जैन धर्म और बुद्ध धर्म, प्री मेंस क्वेश्चन आना ही आना होता है, आना ही आना होता है। चाहे इसके आर्ट एंड कल्चर के बारे में आए, इसकी टीचिंग्स के बारे में आए, इसकी मूर्ति कला के बारे में आए,
आप देखेंगे ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आता है। क्यों? क्योंकि ये धर्म में एक नया रास्ता प्रस्तुत करता है, एक कोई ऐसा आंदोलन जो समाज को सुधार रहा है, जो मानवतावादी यानी ह्यूमैनिटेरियन जो एटीट्यूड पर बेस है। आप देखो वहां से क्वेश्चन तुम्हें आता ही, वो लोग जो इस एटीट्यूड को लेकर आते हैं। आपने देखा होगा गांधी का मतलब हो गया यूपीएससी के परमानेंट मेंबर, गांधी का जो है वो परमानेंट मेंबर। क्यों? क्योंकि भारतीय राजनीति में, इंडियन जो हमारा एक पॉलिटिक्स है, हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन है, उसमें एक नई परिपाटी अहिंसा के मेथड्स को जो है इन्वॉल्व करना, तो वो बेसिकली ऐसी चीजें हैं जो हमारे पूरे सिलेबस, अभी एक एक सिलेबस बताता जाऊंगा और आप देखते जाओगे, वो सभी चीजें जो एक लाइन ऑफ चेंज डेवलप करती हैं, यानी बदलाव, परिवर्तन का एक बिंदु करती हैं, वही तुम्हारे सिलेबस में बहुत काम तुम्हें आसान कर दिया। यानी तुम्हारी आंखें अब उस पर चमकनी चाहिए कि इससे कुछ परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि आप कौन है, इसमें क्या लिखा है, इसका टाइटल क्या था किताब का, मेकिंग अ डिफरेंस, दिस द आईएएस एज अ करियर। यानी आप कौन होंगे, मेकिंग अ डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब कुछ अलग करने वाला व्यक्ति जो है वो आईएएस है, जो अपनी परिपाटी से अलग हटकर कुछ नया करता है, कुछ एक नई चीज जोड़ता है। तो सिलेबस भी वही है, क्योंकि तुम्हें आईएएस बनाना है, इसको आईपीएस बनाना है। ठीक है, तो यहां पर सिलेबस क्या कहता है, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, यानी कि फ्रॉम एंशिएंट टाइम इंडियन कल्चर विल कवर द सैलिएंट एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट फ्रॉम लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम द एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम। कि एंशिएंट टाइम से मॉडर्न टाइम, यानी एक जर्नी की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, आर्ट फॉर्म्स यानी कला, लिटरेचर यानी साहित्य, और आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला, जो हमारे भवन बने। कह रहा है ये हमें जो है प्राचीन समय से मॉडर्न समय तक देखना है। क्यों? कितने लोगों ने इस पे आज तक पूछा क्यों ये बात कही है। यूपीएससी कोई ऐसा तो है नहीं कि लूडो खेल रहा है, 6 आ गया तो ये रख देंगे, 4 आया तो ये रख देंगे, ऐसा नहीं करता। उसे क्या है, एक एग्जाम लेने वाली ऐसी संस्था जो आपको ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड के लोग चाहिए, जिनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के लोग चाहिए। तो उन्होंने, आपने कभी क्वेश्चन पूछा कि क्यों, अब समझ में आया कि बेसिकली ये भारत की कई चीजों के बारे में बताता है कि भारतीय समाज का विकास कैसे हुआ, हम इतिहास के क्रम में मानवता ने सीखा कैसे। भाई अगर आपने एक नागर शैली का मंदिर बनाया है, वासा शैली का बनाया है, आपने मस्जिदें बनाई हैं, आपने जो है वो तमाम तरह की चीजें बनाई हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए इंजीनियरिंग, आपको मेटलर्जी की जो है नॉलेज, आपको मटेरियल की नॉलेज, ये होगी ना। और कोई समाज जब नॉलेजेबल होता है, यानी किसी समाज में, मैं जो बातें कर रहा हूं वो आपको बहुत आगे चलकर क्वेश्चन में मिलेंगे, जब कोई भी समाज ज्ञान आधारित समाज होता है, यानी नॉलेज बेस इकोनॉमी जो होती है, वो हमेशा प्रॉस्परस होती है। कोई भी सोसाइटी जो नॉलेज बेस होती है, यानी ज्ञान आधारित समाज जो होते हैं, वो दीर्घायु होते हैं, वो सस्टेनेबल होते हैं। तो तुमने कई बार ये सुना होगा, नेहरू ने भी कहा था ये कि दुनिया भर की सारी सभ्यताएं मिट गईं, लेकिन हमारी सभ्यता को सनातन कहा जाता है। सनातन का मतलब होता है जो कॉन्टिन्यूअस हो, और सभी सभ्यताओं में, चाहे वो रोमन साम्राज्य रहा हो, चाहे मेसोपोटामियन रहा हो, सभी बेबीलोनियन रहा हो, सभी की एक सभ्यता में एक डिसकंटिन्यूटी आती है। लेकिन भारतीय संस्कृति में उसके प्रारंभिक समय से जो हमारे पास नॉलेज है और अब तक एक कंटिन्यूटी बनी हुई है। तो तुम कौन हो? तुम आने वाले समय के ऑफिसर हो। तुम्हारा काम क्या है? भारत की इस धरोहर को सजो के रखना। तुम्हारे पास पावर होगी, डिपार्टमेंट्स तुम्हारे अंदर होंगे, भारत की इस धरोहर को सजो के रखना। बस इतना ही काम नहीं होगा, वो आर्कोलॉजिकल सर्वे का भी काम है। और न सिर्फ खुद गर्व करना, साथ ही साथ तुम लीडर, कल बताया था ना कि आईएएस एज अ लीडर होता है, अपने साथ के लोगों को, अपने समाज के लोगों को भारतीय संस्कृति के विषय में जागरूक करना, उन्हें गौरवान्वित करना। क्लियर है? तो दूसरा क्या बताया हमें, इससे यह भी पता चलता है हमारी लर्निंग प्रोसेस क्या रही। दूसरा हमें बताता है कि हमारी हिस्ट्री में वो रूलिंग सिस्टम क्या था। शासन अगर अच्छा है, शासन शांत है, शासन प्रोग्रेसिव है, टैक्सेशन सिस्टम रेशनल है, अगर कर व्यवस्था, तो लोग खुश है। एक अच्छा राजा एक अच्छी प्रजा को क्या करता है? खुश रखता है। और जब प्रजा खुश है तो प्रजा ज्ञान विज्ञान कौन सीख रहा है? अच्छी यूनिवर्सिटीज होंगी। तुमने कभी सुना सीरिया में, तुम उम्मीद कर सकते हो कि आज सीरिया में, इराक में, अफगानिस्तान में तुम आर्ट एंड कल्चर को प्रॉस्परेट करो? क्या हुआ अफगानिस्तान में? बामियान की मूर्ति थी, पत्थर, सिंगल पत्थर को काटकर बनाई गई थी। 8 बार बॉम्ब लगाया तब जाकर वो मूर्ति टूटी है। 8 बार, पूरी मूर्ति नहीं खत्म हो रही थी, पूरे पर्वत को काटकर बुद्ध की मूर्ति बामियान में बना दी गई थी। क्या आज तुम उम्मीद कर सकते हो कि अफगानिस्तान में आर्ट एंड कल्चर बहुत प्रॉस्परस होगा? उम्मीद कर सकते हो? क्या तुम सोच सकते हो कि वहां पर हस्तशिल्प को बढ़ाने वाले, आर्किटेक्चर को बढ़ाने वाले, कलाओं को बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों में लोग होंगे? महिलाओं को तो जो है यूनिवर्सिटी जाने से मना कर दिया। तो कहां से तुम उम्मीद करोगे लिटरेचर बहुत आगे जाएगा? अलग अलग, संगीतकार था बेचारा, उसका गला काट दिया। संगीत ही तो खाता था, कहां कौन संगीत गाएगा? संगीत वर्जित कर दिया कि संगीत कर ही नहीं सकते।
जो स्टोर्स में महिलाओं की जो मूर्तियां थी, मूर्तियों के सर कटवा दिए, बोले कि ये जो है वो जो बुत है इनको कपड़ा, लेकिन इसमें सर नहीं होना चाहिए। बताओ ये हालत है। तुम ऐसे देश में जहां शासन व्यवस्था ऐसी, जहां के बोलिए कि गोली मार दी जाएगी तुम्हें अगर तुमने जो है वो मूर्ति, जो पुतलों के सर नहीं हटाए, तो तुम कभी उम्मीद कर सकते हो ऐसी जगह पर जो है वो आर्ट एंड कल्चर, म्यूजिक, आर्किटेक्चर बहुत डेवलप होगा? हाँ या ना, मुझे बताओ। नहीं होगा ना। तो अब अंदाजा लगाओ, जब हम भारत के बारे में पश्चिम जो है, वेस्टर्न जो है, वो कहता है अरे ये सपेरों का देश था, ये पिछड़ों का देश था, तुम अंदाजा लगा सकते हो कि हम वाकई में पिछड़े थे। अगर हम पिछड़े थे तो हमारे मंदिर आज भी सिंगल पत्थरों को काटकर, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, सूर्य मंदिर, जो मतलब आज भी जगन्नाथ का टेम्पल, जिसकी कहते हैं कि जो है वो ध्वजा की परछाई नहीं बनती, जहां जो है साउंड सिस्टम के साथ काम होता है। तो भारत में चाहे वो आप किसी भी हिस्से में चले जाएं, इतना आर्ट एंड कल्चर डेवलप कैसे होता? कैसे हमें पता था कि सिंगल पत्थरों को काट के ऐसी चीजें बनाई जाती है? कैसे हम इतना डेवलप? क्योंकि हमारी रूलिंग व्यवस्था इस तरह थी, हमारा शासन, हमारी प्रजा जो थी वो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को डेवलप करती थी। तो अगर आज नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में अमेरिका को इतना प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, सारे पेटेंट वो करा रहा है, आज नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में चाइना को फायदा मिल रहा है, तो कभी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी हम थे। और जब किसी देश को यह पता होता है, जब अपने अतीत पर वो गौरव करता है कि मुझे ये मैं था, तो उसको लगता है जब मैं ये था तो मैं दोबारा भी तो हो सकता हूं। आईएएस ऑफिसर का ये सबसे बड़ा काम होता है। जब हनुमान जी जो पवन पुत्र के रूप में थे, तो जब अपनी शक्तियां भूल गए कि भैया मैं समुद्र कैसे लांघूं, तो जामवंत आते कि तुम जानते हो तुम कौन थे? तुम जो है वो पवन पुत्र हो, तुम वायु के पुत्र हो, तुम ये सातों समुद्र लांघ सकते हो। तो उन्होंने सातों समुद्र, ये जो सातों योजन समुद्र था, लांघ गए। उन्हें रियलाइजेशन हुआ, शक्तियां थी, भूल गए थे। तो जब भारत भारतीयता पे गर्व करने लगेगा, जब ये जान पाएगा कि हमारी जड़ें कितनी गहरी, हम किस समाज से निकल कर आए, ये अंग्रेजों के द्वारा दी गई शिक्षा हमारी नहीं है, हमारे पास हमारा अपना गर्व करने के लिए कुछ है, तो फिर क्या होगा? वो भारतीयता की भावना जगेगी। और जब भारतीयता की भावना जगेगी तो डेफिनेटली हम भी पूरी दुनिया में इतनी बड़ी आबादी, हम ताकत के साथ खड़े हो पाएंगे, हम नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बन पाएंगे। पूरी दुनिया को कोई भी चीज पाने के लिए हम तक आना पड़ेगा। और जब यह हो जाएगा तो हम पूरी दुनिया का, जैसे पहले पूरी दुनिया का पैसा खींचे लिए अपनी तरफ आते थे, हम पूरी दुनिया मजबूर हो जाएगी हमें पैसा देने के लिए, और पैसा खींच के हम लेकर आएंगे। तो समृद्ध हो गया, चाहे ताकत हो गई, ये सब कुछ हमारे पास लौट कर आएगा। क्लियर है? तो सिलेबस के पीछे पर्पस ये होता है। जब भी किसी भी टीचर से पढ़ो, पूछो क्यों, ये क्यों लिखा है। बाद में नोट्स देना मेरे को, पहले बताओ क्यों लिखा है। ये यूपीएससी मुझे इसके माध्यम से क्या मेरे अंदर तलाशना चाहता है। मुझे बताओ कि मैं आईएएस हूं, और अब मुझे मेरी जिम्मेदारी बताओ कि मुझे क्या करना होगा आगे। ये बड़ा जरूरी है। आगे आ जाओ। अगला कहता है 18वीं शताब्दी के सदी के मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्ति और विषय। अब जरा ध्यान से देखो। कह रहा है 18th सेंचुरी, यानी कि जब मुगलों का शासन खत्म होता है, मेडाइवल टाइम खत्म होता है और मॉडर्न टाइम शुरू होता है हमारा। ठीक है? तो जो है 1707 के बाद का वक्त जो है, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है और धीरे धीरे उसके जो बाकी शासन है वो कुछ समय के अंदर खत्म हो जाता है। तो जो हमारा 1857 की क्रांति, उससे पहले का जो दौर था, वहां से शुरू करते हैं, आखिरी मुगल बहादुर शाह जफर, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास। आधुनिक भारतीय इतिहास ये वर्ड भी, यानी कि इसको हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कहते हैं। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है 18th सेंचुरी, मिड ऑफ द 18th सेंचुरी से शुरू करते हैं। तो मॉडर्न आधुनिक भारतीय मतलब अंग्रेजों के आने, भारत में यूरोपियन शक्ति आएंगे तभी उन्होंने इसको मॉडर्न कहा, क्योंकि इसके बाद इतिहास वो हमें बता रहे हैं, हम अपना इतिहास पढ़ना भूल जाते हैं। वो जो हमें इतिहास पढ़ाते हैं हम आज तक वही पढ़ते चले आ रहे हैं। कह रहा है कि महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी इवेंट है। अब महत्वपूर्ण घटनाएं शब्द का मतलब, यानी सिग्निफिकेंट इवेंट लिखा है, सिग्निफिकेंट इवेंट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स? यू हैव टू। तो अभी मैंने बताया, कौन क्या सारी घटनाएं पढ़ लोगे? नहीं, वो सभी जिन्होंने भारतीय इतिहास की धारा में, यानी कि भारतीय समाज, भारत का जीवन जो है, इंडियंस की जो लाइफ में एक मोड़ पैदा किया, एक टर्न पैदा किया। ये जो टर्न पैदा करना है, ये जो मोड़ पैदा करना है, यही हमारी सबसे खूबी होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है सेगमेंट होना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद कहता है कि व्यक्तित्व, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटीज। पर्सनालिटी वो होते हैं जो ये मोड़ पैदा करते हैं। घटनाएं, ये मोड़ पैदा हुआ, ये जानकारी, ये दैट इज एक टर्न हमारा हुआ, एक चेंज हमारा हुआ, किसने किया? वो व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व मतलब कि वो जो समाज को प्रेरित करता है कि तुम्हें अब इस नए रास्ते पर चलना है। वो गांधी हो सकते हैं, वो सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं, वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो सकते हैं, वो ब्रह्म समाज की स्थापना हो सकती है, वो भक्ति काल हो सकता है, सूफी काल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। राइट? तो वहां से हमारा शुरू होता है जो टर्निंग करते हैं, यानी एक बनी बनाई परंपराओं से हटकर, लीक से हटकर कुछ नया करने का वो विचार प्रस्तुत करते हैं। और विषय, विषय का मतलब होता है कि हम किस विषय बात करेंगे, घटना का पूरा समुच्चय क्या रहा, सब्जेक्ट क्या था हमारा ये।
ठीक है, चाहे वो धर्म सुधार रहा हो, सती प्रथा का विरोध करना रहा हो। आप देखिए क्वेश्चन आते हैं, और आप में से अगर किसी ने पेपर पढ़ा होगा तो ये सारी घटनाएं, क्योंकि ये क्या था, ये वो था जिसने भारत की परंपराओं से, जो हमारे समाज की परंपराएं चल रही, उससे लीक से हटकर कुछ काम किया हो, और यही आपका पूरा जीवन है। इसके बाद कहता है स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान। तो फ्रीडम स्ट्रगल की बात कर रहा है, द फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो फ्रीडम स्ट्रगल का मतलब, फ्रीडम का मतलब होता है कि हम अपनी तरह से खुद का अपना शासन करें, यानी कि अंग्रेजों की गुलामी है, हम खुद से अपने निर्णय नहीं ले सकते, हम अपने लिए कुछ भी तय नहीं कर सकते। तो कहता है कि इसके डिफरेंट स्टेजेस क्या रहे, हमने कैसे अपने आप का विकास किया, हमने कौन सा रास्ता हमने चुना, किन लोगों ने किया, क्या क्या उसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस हुए, कौन कौन सी घटनाएं हुई देश के अंदर देश के बाहर, और किन लोगों ने किया, हमें यहां पर पढ़ना है। ठीक है, अगला कहता है स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। अंग्रेज तो हमें बिखरा हुआ छोड़ के चले गए, रियासतों में छोड़ के चले गए, बंटवारा कर दिया, 1947 में पाकिस्तान अलग कर दिया, पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है उसको अलग कर दिया, बहुत बड़ा चैलेंज छोड़ के चले गए। जो प्राचीन समय से अखंड भारत था वो टुकड़े टुकड़े हो गया। तो कह रहा है कि इसको एकीकृत यानी यूनिफाइड कैसे करना और इसको रिस्ट्रक्चर कैसे करना है। ढेर सारी चीजें थी, इतनी तरह की भाषा, इतनी तरह की पहचाने, कैसे हमने अपने आप को रिस्ट्रक्चर किया, ये घटना। इसके बाद कहता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में, क्योंकि हम पूरी दुनिया का हिस्सा हैं, तो विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं तथा औद्योगिक क्रांति। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विद इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम द 18th सेंचुरी सच एज इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या था, पूरी दुनिया की घटनाओं के बारे में। क्यों इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को चुना गया, क्योंकि इसके बाद मनुष्य की पूरी जाति बदल गई। इससे पहले हम समाज के घटक के रूप में थे, लेकिन औद्योगिक क्रांति ने मनुष्य और प्रकृति का रिश्ता हमेशा के लिए बदल के रख दिया। अब हम एक मशीन के स्वामी हो गए, और हमारी जो शक्ति थी, हमारे शारीरिक बल, हमारी जो ह्यूमन फोर्स है, इससे कहीं निकलकर मशीनी की ताकत में हो गए। और उसके बाद जो हमने जर्नी शुरू की, मशीनों को जो हमने अपना गुलाम बनाना शुरू किया, उसके बाद आज पूरी पृथ्वी त्राहिमाम कर रही है, और हमसे जो है वो आज हम ही बैठ के सम्मेलन कर रहे हैं, यार हमें कार्बन डाइऑक्साइड कम करना है, औद्योगिक क्रांति वाले लेवल के जो है नीचे लेकर आना है, 2 डिग्री सेल्सियस नीचे लेकर आना है। हमने नदी, जल, वायु, मिट्टी, जंगली जानवर सबको जो है निपटाना शुरू कर दिया। एक बहुत बड़ा प्रभाव हमारा पैदा हुआ। इसके बाद हमारी आबादी, हमें इतना इकोनॉमी मिलने लगी, हमारी आबादी तेजी से बढ़ने लगी, और आज हालत यह हो गई कि हम आज दुनिया में जैव भार यानी बायोमास के मामले में सभी स्पेसीज से, संसार की सभी जानवरों में सबसे ज्यादा हो चुके हैं। राइट, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये वो घटना थी जिसने पूरे मानवीय चरित्र यानी कि ह्यूमन जो हमारा कैरेक्टर है उसको हमेशा के लिए बदल के रख दिया। अगला कहता है वर्ल्ड वॉर्स। ये 2 ऐसी घटनाएं जब मनुष्य की महत्वाकांक्षाएं चरम पे पहुंचने लगती हैं, तो एक दूसरे का, आखिर सवाल यह है कि जब सभी स्पीसीज के हम मालिक बन गए, ना शेर हमें डरा सकता है, ना हाथी हमें डरा सकता है, ना गैंडा हमें डरा सकता है, ठीक है, हमें किसी की टेंशन नहीं, हम वेल को भी मार के खा जाते हैं, इतने ताकतवर हो गए। तो मनुष्य को यानी स्पीसीज के रूप में हमें कौन मारेगा? तो ये 2 घटनाओं ने हमें सबक सिखाया कि मनुष्य ही मनुष्य को मार डालेगा, अपने ही ज्ञान से दूसरे को मार डालेगा। और वर्ल्ड वॉर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती, कैसे मनुष्य की इच्छाएं जो होती हैं वो इसकी लालसा में, उसकी लालच में कन्वर्ट हो जाती हैं, और कैसे मनुष्य ही सब कुछ होने के बावजूद भी एक दूसरे को मार डालता है। 7 करोड़ लोग सेकंड वर्ल्ड वॉर में मारे गए। ये हमें सिखाने के लिए यहां पर रखा गया। ये भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। विड्रॉल ऑफ द नेशनल बाउंड्रीज, कैसे जो है वो दुनिया भर की जो सीमाएं हैं उसका पूर्ण सीमांकन किया। उपनिवेशवाद, इन यूरोपीय शक्तियों का लालच की इनको अपने जो है वो संसाधन कम पड़ने लगे, वो पूरी दुनिया के पास भागते रहे। आज अब भारत को भी उपनिवेशवाद, इसके संसाधनों को निचोड़ दो, अफ्रीका को निचोड़ दो, ये लगातार ये प्रयास करते रहे। राइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। डीकोलोनाइजेशन, कैसे उनसे छुटकारा मिला, क्या लड़ाई करनी पड़ी। पॉलिटिकल फिलॉसफीज लाइक कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, क्योंकि इसने भी दुनिया को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया। देयर फॉर्म्स एंड इफेक्ट्स ऑन द सोसाइटी, इनके क्या क्या समाज पर प्रभाव रहे। सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। अब यहां तक हमारा हिस्ट्री का सिलेबस रहा, और महत्वपूर्ण बात समझ में आई कि ये सभी के सभी सिलेबस में एक खास बात है कि इन्होंने दुनिया को टर्निंग पॉइंट दिया। जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो पहली बात हमें यह समझ में आया कि हमारी महत्वाकांक्षाएं, कुछ देशों की महत्वाकांक्षाएं पूरे विश्व को बर्बाद कर सकती है। फिर साथ में समझ में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो हमने यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था बनाई। हमें समझ में आया कि पीस बहुत जरूरी है, जान है तो जहान है। हमें समझ में आया कि हमारी बनाई गई टेक्नोलॉजी, हमारा बनाया गया बम पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता है, और कोई भी इससे बच नहीं सकता। जो ताकतवर है वो एक ऐसा भस्मासुर है कि जो ताकत पैदा करता है वही उसमें मारा भी जाता है। तो पूरी दुनिया में ये जो है वो बात समझ में आनी शुरू हो गई। ठीक है, तो अब चलिए हम बात करते हैं। अभी हमने सिलेबस पढ़ लिया, सिलेबस देख लिया, अब सिलेबस को समझते कि अप्लाई कैसे किया जाएगा। राइट, मैंने अभी आपसे बात कही कि वो सभी घटनाएं पूरे इतिहास में, पूरे समाज में, पूरी ज्योग्राफी में जो एक नई लाइन, एक नया परिवर्तन बिंदु पैदा करते हैं, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो चाहे चेंजेस जो हो रहे हैं, वो चाहे वो एनवायरमेंटल डिजास्टर्स हो, हम अपनी हवा को बर्बाद कर रहे हैं, मिट्टी को बर्बाद कर रहे हैं, ग्लेशियर को पिघला रहे हैं, ये सभी हमारे क्वेश्चन बनते हैं।
हम जल को प्रबंधन कर रहे हैं, जल को हम नहीं बचा पा रहे, भूमिगत जल को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये सभी बेसिकली सिलेबस का पार्ट है। हम मानवाधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, हम ह्यूमन राइट्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को बर्बाद कर रहे हैं। ये सभी यूपीएससी के क्वेश्चन लगातार बनते चले जाते हैं। तो अब चलिए जरा देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आए हैं। रेडी हो? और क्वेश्चन को आप लिखेंगे और खुद से भी आंसर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताता हूं कि आंसर राइटिंग कैसे की जाती है। आंसर राइटिंग करना बड़ा जरूरी है। रेडी हो? तो आंसर राइटिंग की भी आपको अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि आंसर राइटिंग मैं जब लबासना गया था तब वहां पे सारे स्टूडेंट ने कहा कि अपने बच्चों से ये बात बोलिएगा सर, बाकी स्टूडेंट से, कि डू द राइटिंग, राइटिंग एंड राइटिंग। आपको आंसर लिखना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन लिखो, ठीक है? आप लिखो और खुद भी इसके पॉइंट्स लिखने की कोशिश करना। इवेल्युएट द नेचर ऑफ द भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन कल्चर। 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया है कि भक्ति साहित्य की प्रकृति और भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, चलो पहले दिन से शुरू हो जाए। जो घबराना नहीं है कि अभी सर ने पढ़ा नहीं। आज आपको यह बात समझ में आई कि वो सभी बिंदु जो भारतीय संस्कृति में एक परिवर्तन लेकर आते हैं। सिलेबस को समझने की कोशिश करो। सिलेबस एक बार में एनालिसिस अगर हो जाती ना तो फिर क्या बात थी। इसको बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार क्वेश्चन से रिलेट करना पड़ता है, दोनों को कंपैरिजन करना पड़ता है। तो हम कंपैरिजन करना सीख रहे हैं। हम ये समझ रहे, मैं आपको बात को प्रूव करना चाहता हूं कि जो हमारा सिलेबस यूपीएससी का दिया है वो बेसिकली वो सभी बिंदु जो एक चेंज पाथ को, यानी कि जो है वो एक बने बनाए पाथ से एक डिविएशन क्रिएट करते हैं, वो सभी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो अब चलिए हम इस पे बात करते हैं। तो अब सवाल है कि पहले क्वेश्चन को समझना शुरू करें हम लोग। अब देखो, कह रहा है भक्ति लिटरेचर। हमें क्या करना पड़ता है जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं? तो हमें सबसे पहले कीवर्ड आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो बेसिकली सबसे पहले मैंने बताया था फाइंड आउट कीवर्ड। तो ये क्या कहता है? इवेल्युएट द नेचर ऑफ द भक्ति। वो सभी चीजें जो एक बने बनाए पाथ से एक डिविएशन क्रिएट करती हैं, एक परिवर्तन बिंदु को लेकर आती हैं। यही तो हमारी बात हुई। तो पहला जवाब ये समझने करो कि सिलेबस को अप्लाई कैसे करते हैं। ये सीख जाओगे, तुम्हारा, आप कह रहा हो इतना टाइम तुम्हारा सेव होगा, इतना टाइम सेव होगा जिसकी कोई हद नहीं। हम बार बार गलत चीजें पढ़ते रहते हैं, किताब की किताब खरीद के लेकर चले आते हैं। हमको लगता है बाप रे सब कुछ पढ़ना है, हमें पता ही नहीं होता कि हमें पढ़ना क्या है। बहुत तुम्हारा टाइम सेव होगा, ये बात ध्यान रखना। अब इस बार का ये पेपर है और इसका पूरा आंसर मैं देने जा रहा हूं। ठीक है, अभी तक किसी ने भी कंप्लीट मेंस का सिलेबस पूरा क्वेश्चन एनालिसिस नहीं किया है। मैं चारों पेपर का एनालिसिस करूंगा। अब जरा देखो, कहता है भक्ति साहित्य। ये भक्ति साहित्य क्या है, भक्ति क्या होती है, जरा ध्यान से सुनो। तो बेसिकली जब किसी रिलीजन में, जब किसी समाज में एक जड़वत्ता आ जाती है, मतलब यही तुम्हें करना है, ऐसी पूजा पाठ करनी, कर्म कांड बढ़ जाते हैं, ये करो वो करो। भक्ति का मतलब क्या होता है? वेन यू इन लव, वेन यू इन लव, लव टू द गॉड। वेन आपके कर्म कांड यानी जो रीति रिवाज है उनसे हटकर जब प्रेम की परिपाटी आ जाती है। अब जरा ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। भक्ति किसे कहते हैं? जब आप भक्ति में डूबे होते हैं तो आप क्या होता है, अब मस्त हो जाते हैं, किसी की आंखों से आंसू। और भक्ति के अलग अलग तरीके हैं। कोई पूजा करता है, कोई गाना गाता है, कोई नाचता है, ठीक है, कोई जो है कविताएं पढ़ता है, कोई चालीसा पढ़ता है। तो भक्ति के अलग अलग तरीके हैं। यानी भक्ति क्या करता है? बहुमार्ग करता है, यानी कि मल्टीपल पाथ। याद रखिएगा, भक्ति की खास बात क्या होती है? आप में से अपने आसपास देखिए तो भक्ति कैसे की जाती है। भक्ति कैसे की जाती है? व्हेन देयर इज अ भक्ति, तो भक्ति मींस टू डिवोट, और कई सी तरीके से। और भक्ति जब की जाती है, प्रेम की जो भाषा होती है, एक तरह से प्रेम आह्लादित हो जाता है। व्यक्ति क्या होता है? प्रेम से आह्लादित हो जाता है। वो कर्म कांडों में नहीं बनता है। तो ऐसा कुछ समाज में ऐसा जड़वत्ता रहा होगा, तभी तो भक्ति शुरू होती है। ईश्वर से प्रेम, ईश्वर के अब जब प्रेम की अभिव्यक्ति आती है तो व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति अपने तरीके ढूंढता है। कोई राधा कृष्ण की भक्ति करता है, वो उनके प्रेम में डूबा हुआ है। रसखान कुछ लिख रहे हैं, कबीर कुछ कह रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? जब भक्ति होती है तो जब प्रेम व्यक्ति के मन में पनपता है, तो जब व्यक्ति के मन में लव आता है, तो फिर वो मानवतावादी हो जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ा गुण क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है प्रेम करना, स्नेह करना। तो स्नेह में क्या होता है? ये मानवतावादी यानी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आ जाता है। ये नहीं होता है तुम मंदिर में नहीं जा सकते, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे पास पावर है। वहां पावर डिसॉल्व हो जाती है। वहां सिर्फ क्या होता है? वो भक्ति निकल कर आती है, समर्पण। भक्ति क्या मांगता है? भक्ति समर्पण मांगता है। वो कहता है कि पूरी तरीके से अपने आप को डिवोट कर दो, द डिवोशन। तो कोई आपने देखा होगा नाचता गाता है कृष्ण की भक्ति में। कोई जो है वो क्या होता है? वो जो है वो सूफी गाने बजा रहा, अपने गाने गा रहा होता है। जब इस्लाम कहता है कि संगीत हराम नहीं कर सकते, तो सूफी क्या होता है? सूफी आता है, बोलता है यार ये भी तो ऊपर खुदा को पाने का एक तरीका है। हम एक दूसरे की शुद्धि करना शुरू कर देते। अपनी भाषा में संवाद, संस्कृत में ही क्यों बोलूं, अपनी भाषा में संवाद करूंगा। तो आते हैं, कबीर भी कहते हैं, अनगढ़ तरीके से कह देते हैं।
तो वो अपनी भाषा, लोक भाषा में बात करना शुरू होता है, लोक गीतों का। तो इससे क्या होता है, समाज में नई धारा पैदा होती है, लोक गीत आते हैं, लोक साहित्य आते हैं, जो वहां की रीजनल लैंग्वेज है उसमें नए नए साहित्य, नए नए चीजों का उद्गम होता है। समझ में आया? ऐसे तो होगा भाई, मैं नहीं जानता संस्कृत, अरे मैं तो देशज आदमी हूं, तो मैंने अपनी लोक भाषा में कह दिया। कबीर वाणी देखिए, लोक भाषा में कही गई है। अगर रामायण संस्कृत में तो रामचरितमानस तुलसीदास ने आम भाषा में कह दी, ठीक है, कह दी, लोगों को समझ में आ गई। तो आज भी सबसे ज्यादा रामचरितमानस की जाती है। रामायण बहुत कम लोग संस्कृत में पढ़ पाए होंगे, लेकिन रामचरितमानस हर घर में पढ़ी जाती है। तो सामान्य भाषा में जो बात कह दी गई वो सबकी बात समझ में आ गई। तो भक्ति क्या होता है, जब हम श्री कृष्ण के जो भजन है, राधा कृष्ण के प्रेम की स्तुति है, तो प्रेम सर्वोपरि हो गया। तो ये मानवतावादी, समानतावादी, कि अब तुम नहीं, जब प्रेम क्या होता है, प्रेम आलिंगन करता है, प्रेम ये जो है वो गले लगाता है, एम्ब्रेसमेंट यहां पर जो है वो उसको अपने साथ लेकर चलता है। तो फिर वो प्रेम क्या क्या खास बात होती है, वो समानता लेकर आता है। क्या समाज में लेकर आता है? समानता। जो भेदभाव है, ऊंचा नीचा है, तो दिस इज नोन एज रिफॉर्म्स। लेकिन ये स्वतः होते हैं। तो जब भक्ति हो रही होती है, कौन किसको देख रहा है कि तुम कौन हो, तुम ऊंची जाति के, नीचे जाति के, सब कुछ बराबर हो रहा है, सबके लिए दरवाजे खुल गए, मानवतावादी हो जाता है, स्वागत है तुम्हारा। तो सूफी संतों की मजार पे हिंदू भी जाता है, क्यों जाता है? आज भी है वो परंपरा, है तब भी थी। तो क्या होता है, ये ह्यूमैनिटेरियन अपर अप्रोच की तरफ चल जाता है, किसी भी अप्रोच की तरफ चला जाता है। जब रसखान जो है वो जब राधा कृष्ण के गीतों के बारे में बात कर रहे हैं, श्री कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनका धर्म नहीं आ जाता है, उनका प्रेम आता है। तो प्रेम धर्म के ऊपर सर्वोपरि हो जाता है। यह बात याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अब सोसाइटी तुम्हें कैसी चाहिए? सोसाइटी में एक दूसरे के लोग मार डालें या एक दूसरे को प्रेम करें, ठीक है, एक रीति रिवाजों को फॉलो करेगा, इसके बाद ये होगा, या अरे मैं तो ईश्वर को पाना चाहता हूं, ईश्वर को पाने के मेरे अपने तरीके, मैं तुम्हारे मेथड्स में अपने तरीके से बात करूंगा। फिर जरूरी थोड़ा नहीं कि मैं एक खास भाषा में ही बात करूं, अरे मेरी अपनी देशज भाषा, मैं अपने देशज भाषा में अपनी बात कर रहा हूं। नतीजा क्या होता है, वो जो आर्ट एंड कल्चर, जो साहित्य होता है, वो रिच होता है। रिच होने का मतलब उसमें डाइवर्सिटी आती है। देखो आ गया। और इंडियन कल्चर क्या होगा, जब डाइवर्सिटी, यानी किसी पेड़ पर, कल्चर क्या है, समाज का वो पेड़ है जिसकी ढेर सारी शाखाएं हैं। कल्चर क्या हुआ, ये ढेर सारी शाखाओं वाला है, ढेर सारी ब्रांचेस हैं इसमें। तो जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी उसमें उतने ज्यादा फूल खिलेंगे, उतने ज्यादा फल आएंगे, और जितने ज्यादा फूल और फल आएंगे, जितना ज्यादा फ्लावरिंग होगी, उतना ही क्या होगा, कल्चर डाइवर्स होता है, खूबसूरत लगता है। तो भारतीय कल्चर को इतना विहंगम क्यों कहा जाता है? अरे इतनी बोली, इतनी भाषाएं, इतना पहनावा। आपने देखा कि अगर मकर संक्रांति है तो वहीं पर पोंगल है, वहीं पर जो है वो पंजाबियों में त्योहार मनाया जा रहा है। तमाम तरह की जो है वो भारत में इसी तरह की विविधताएं हैं, खान पान की, बोली की, पहनावे की, रहन सहन की, त्योहारों की, रीति रिवाजों की, मान्यताओं की, रंगों की, आर्ट एंड कल्चर की क्या है, विविधताएं। तो भारतीय संस्कृति क्या है, बहुत पल्लवित है। तो जब पल्लवित होता है नई नई मार्ग, तो क्या होता है, संस्कृति पल्लवित होती है, यानी संस्कृति जो होती है वो क्या होती है, डाइवर्स होती है। क्लियर? अब क्वेश्चन समझ में आया क्या है? तो ये क्या है, ये एक न्यू लाइन है, एक परंपरागत लाइन से हटकर। मैंने अभी तुम्हें यही बताया था उसको, ये इस बार का क्वेश्चन है। आप जाएं, इस बार का जो है पेपर, अभी किसी ने इसको सॉल्व नहीं कराया है तो इसको सॉल्व करा रहा हूं। ओके है, समझ में आया, हाँ या ना? कि मैंने अभी कहा कि वो सभी कुछ घटनाएं जो एक बने बनाए रास्ते से हटते हुए एक नया मार्ग प्रस्तुत कर रही हैं, एक नया उपाय प्रस्तुत कर रही हैं, एक परिवर्तन का बिंदु लेकर आ रही हैं, वो सभी तुम्हारे सिलेबस में है। क्योंकि तुम भी हो एजेंट ऑफ चेंज, तुम ही हो एजेंट ऑफ चेंज, तुम्हें ही परिवर्तन करना है। तो सिलेबस भी तो तुम्हारे लिए बनाया जाएगा ना। सिलेबस किसी बीए के स्टूडेंट का थोड़े ना है, आईएएस ऑफिसर का सिलेबस है। हाँ या ना? ओके चलें, आंसर दिखाऊं, चलो। For the first time, the artificial gap between the so-called literarian of the controversial literary language and the sheer spontaneity of the day-to-day language was bridged in the way Bhakti literature can be called as golden age in the Indian culture history. कहता है कि जो पहले जो है वो एक जो है बनी बनाई पद्धति थी, ठीक है, तो जो साहित्यिक भाषा थी, सांस्कृतिक अलंकृत भाषा की, विद्वानों की भाषा, पढ़े लिखे की भाषा, तो आम जनता की समझ में वो नहीं आ रहा था, ठीक है, आम जनता की समझ में नहीं आ रहा था। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंडियन कल्चर हिस्ट्री में इसको बेसिकली गोल्डन एज कहा जाता है। जो भक्ति काल था, भक्ति काल ने क्या किया, वो जो बैरियर था कि ये खास भाषा में ही तुम्हें बात करनी है, उस बैरियर को तोड़ा, और हर व्यक्ति जो अपने आराध्य से जोड़ना चाहता है, जो अपनी भक्ति को प्रस्तुत करना चाहता, उसने अपनी देशज भाषाओं में अपना बात करना शुरू किया।
वो अलग अलग, कभी कहीं अवधि का इनपुट, कहीं कबीर की बाणी, कहीं जो है लोक गीतों के रूप में। उसने क्या किया, जब क्या हुआ, अब तुम्हें समझ में आया कि इससे क्या हुआ, जब अलग अलग भाषाओं में मौका मिला आने का, उसने वो बैरियर तोड़ दिया, एक नया पाथ डेवलप किया। तो इसलिए इसको क्या किया, गोल्डन एज कहा गया। यानी इसको हिंदी में कहा, इसको भारतीय सांस्कृतिक इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया, भक्ति काल को। क्या था इसकी प्रकृति, अब आपको बताना पड़ेगा। नेचर ऑफ द भक्ति लिटरेचर, तो जो भक्ति साहित्य है इसकी प्रकृति क्या थी। तो कहता है कि जब भक्ति समाज में जब सभी लोग शामिल हो जाते हैं तब वो रिचनेस आती है। जब केवल कुछ ही लोगों के लिए खास मेथड्स हैं, कुछ ही लोग ये काम कर सकते हैं, तो फिर उसमें वैरायटी नहीं होती, उसमें मोनोटोनस हो जाता है। और कल्चर मोनोटोनस नहीं हो सकता, कल्चर तो पल्लवित होता है, वो फूलता है। ठीक है, द भक्ति लिटरेचर वॉज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी पर्टिकुलर क्लास। सबसे पहले तो यह बताना पड़ेगा, किसी क्लास, किसी वर्ग का नहीं, बपौती नहीं रहेगी। भक्ति की सबसे बड़ी बात थी कि इसने जो समाज में जो जड़वत्ता थी उसको खत्म किया और एक नए मार्ग को प्रस्तुत किया, नए मार्ग को प्रस्तुत किया। और किसी पर्टिकुलर क्लास तक नहीं था। जब किसी समाज में वर्ग, क्लास का मतलब होता है वर्ग, भैया ये ऊंची जाति का, निचली जाति, तो तुम इसको अच्छा मानोगे, गलत मानोगे कि ये खास लोग हैं, अभिजात, किसी भी तरह का, अमीरों का वर्ग, गरीबों का वर्ग, तुम इसको अच्छा मानोगे। जब किसी भी समाज में ज्यादा क्लासेस हो जाती, चाहे जाति आधारित हो, आय आधारित हो, ये मान लो गोरा है, ये काला है, तो हमेशा समाज में भेदभाव होता है। तुम कभी इसको सही मानोगे अगर क्लास है कहीं पर भी, ठीक है, तो अगर कहीं क्लास के बेस पर अगर आपको भेदभाव है, उसको सही मानोगे? बिल्कुल सही नहीं मानोगे। क्योंकि समाज में क्या होता है भाई, सभी मानव है, सभी ईश्वर की संतान है। तरीके अलग हो सकते हैं अपनी बात को प्रस्तुत करने के, लेकिन इसके आधार पर कोई मास्टर और कोई जो है स्लेव नहीं हो सकता, कोई मालिक और कोई नौकर नहीं हो सकता। तो भक्ति काल ने सबसे पहले क्या किया, वो जो क्लासेस थी ढेर सारी, उन सभी को बराबरी पे लिया। कोई मान लो किसान है, कोई जो है क्राफ्ट्समैन है, कोई ट्रेडर, व्यापारी है, ठीक है, तो इन सबको क्या किया, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, तमाम ऐसी जातियां थी जिनको मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं, महिलाओं को जो है वो पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं, सब कुछ खत्म। बोले जब भक्ति, जब प्रेम पनपता है तो ये सारे क्लासेस खत्म हो जाते हैं, सभी एक दूसरे के साथ जो है गले लगते हैं। ठीक है, और इसने क्या किया, एथिकल, मोरल और ये सारे जो है वो जेंडर बैलेंसेस को क्रिएट किया धीरे धीरे यहां पर जो है वो। और सबसे बड़े, बाय दिस नेचर इट गॉट नर्चर वाइल प्रमोटिंग गुड सोशल प्रैक्टिसेस, विजनरी एंड इंक्लूसिव आइडिया। साथ ही साथ इसने जो क्या किया, इसने समाज में अच्छी जो सामाजिक मान्यताएं थी उनको स्थापित किया और सबको शामिल करने की बात जो इसमें कही, हिंदी में भी ये मैंने दे रखा है। अब जैसे बीजक का एग्जाम्पल ले लो, बीजक कबीर। अब कबीर की वाणी में देखिए, कबीर दोनों भाव से सबको लेकर कहते हैं कि अपनी भाषा में वो कहते हैं कि देखो, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए और बिन साबुन पानी निर्मल करे स्वभाव, कि आपके आलोचक को अपने आसपास रख। फिर आगे क्या कहते हैं कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, कि अगर पत्थर को पूजने से अगर भगवान मिल जाते तो मैं पहाड़ की जाके पूजा कर लूं, जल्दी मिल जाएंगे मुझे। तो वो क्या कर रहे हैं, वो जो हिंदू धर्म की एक जो रूढ़िवादिता उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ताचर मुल्ला बाग दे, क्या खुदा गया बहरा है, कि जो मुल्ला है वो अजान दे रहा है तो क्या खुदा बहरा हो गया जो सुन नहीं रहा तुम्हारी। चुपचाप मन में अगर स्तुति करोगे, उसको याद करोगे तो वो नहीं सुनेगा, जरूरी तुम जाके जो है वो अजान दो। तो वो दोनों को बराबर, उसको क्या करें, प्यूरिफाई कर रहे हैं। कि रिलीजन का मतलब जो होता है एक खास परंपराओं का पालन करना नहीं है। रिलीजन का मतलब होता है कि अपने जो इष्ट है, अपने आराध्य है, उनको पाने के लिए कोई भी मानव अपना रास्ता जो चुन सकता है। अगर हम यहां बात करें तो हम यूरोप में रिनासा एक शब्द आया, अभी मैंने उसमें रिनासा बताया, पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण में यूरोप को एक नया रास्ता मिलता है। यह वही यूरोप था जिसने कॉपरनिकस को जिंदा जला दिया था, क्योंकि उसने कहा था कि सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में। आज छोटा बच्चा भी जानता है कि जो हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में हमारा सन है, लेकिन कॉपरनिकस ने यह बात की थी, तो नहीं तो जो चर्च ने उसको जला के मार दिया था। तो आगे चलकर रिनासा में वैज्ञानिक पद्धतियां जन्म लेती हैं, समझ में आता है कि यार यही सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर समाज में यह परिवर्तन आता है। तो बीजक में क्या, कबीर सजेस्टेड दैट द ट्रू गॉड इज विद इन द पर्सन हु इज द पाथ ऑफ राइटनेसनेस। कहते हैं कि जो बीजक में कबीर ने सुझाव दिया कि व्यक्ति, ईश्वर उस व्यक्ति के साथ है जो धर्म के मार्ग पर है। हर व्यक्ति के साथ ईश्वर है, तुम व्यक्ति को ऊपर या नीचे डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, और पृथ्वी पर सभी प्राणियों को अपना मानता है। तो भक्ति काल ने क्या किया कि बोले सभी, अब यही तो सब, जब आप सभी मानवों को अपना मानने लगे कि सभी मानवतावादी दृष्टिकोण है, ह्यूमैनिटेरियन जो है हमारा एटीट्यूड है, तो फिर दुनिया में झगड़ा खत्म हो जाएगा, एक दूसरे की हत्याएं बंद हो जाएंगी। और इन्होंने कहा यही जो है ये भक्ति काल का सबसे बड़ा सेगमेंट है। अब क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका भारतीय संस्कृति में योगदान क्या है, कंट्रीब्यूशन इन द इंडियन कल्चर। अब आपको आंसर राइटिंग में डिफाइन करना पड़ेगा। तो तीनों पार्ट्स को आपको डिफाइन करना है इसमें, क्लियर है। तो सबसे बोला रिलीजन में क्या हुआ,
तो रिलीजन में जो इसने जो लविंग बॉन्ड है, यानी अपने ईश्वर के प्रति, अपने आराध्य के प्रति प्रेम से मैं अपनी बात कहूंगा, अपने तरीके से अपनी बात कहूंगा, ठीक है। तो इसने केवल पूजा पाठ के रूप में नहीं देखा कि यही एक मेथड है कि हमें इस रूप में देखना है, बल्कि ये बेसिकली देयर इज अ लव बॉन्डिंग बिटवीन जो पूजा कर रहा है और जो जिसकी पूजा की जा रही है, उसके बीच में एक लव जो है वो जनरेट होता है। पूजा करने की पद्धतियों में प्रेम सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मीरा अपने भजन करती हैं, मीरा कृष्ण को जो है वो आराध्य मानती है, रसखान अपनी बात कहते हैं, कबीर अपनी बात कह रहे हैं, रहीम अपनी बात कह रहे हैं। तो तमाम लोग अपने अपने तरीके से जो है वो इसकी पूजा पद्धतियों को जन्म दे रहे हैं। समाज में काफी कुछ जो है वो एक नई हलचल, एक नया परिवर्तन पैदा होता है। जैसे सूरदास, तो सूरदास आंख से देख नहीं सकते, नहीं जानते प्रभु कैसे हैं, लेकिन जब वो जब प्रभु की भक्ति में, लोग कहते थे कि जब वो कृष्ण और राधा के जब प्रेम के बारे में बताते तो उनकी आंखों से आंसू करने लगते, वो साक्षात देखते थे। तो उन्होंने राधा और कृष्ण को और गोपिकाओं के जो उनका मनुहार है उसको एक अलग ही रूप में लाके प्रस्तुत किया, ठीक है। लैंग्वेज, भाषा। अब भाषा में क्या हुआ, साहित्य में पहले एक ही भाषा की पकड़ है या खास भाषा की पकड़ है। भक्ति लिटरेचर ने क्या किया, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस यानी देशज भाषाओं की इसको एक पूरी नदी बहा दी। अलग अलग रूपों में जो है वो क्या हुआ, धीरे धीरे साहित्य डेवलप होने पर। सूरदास की भाषा अलग, कबीर की भाषा अलग, रसखान की भाषा अलग, मीरा की अलग, ठीक है। तो वो सभी अपने रूप में प्रेम को वर्णन करते रहे और धीरे धीरे जब अलग अलग लिटरेचर, वर्नाकुलर देशज भाषाओं का प्रभाव बढ़ता है तो धीरे धीरे क्या होता है, वो साहित्य बढ़ता चला जाता है।